Hello, friends. Today we are going to talk about documentation of medical records as well as preparation, which is basically one of your topics in your systems management and medical transcription, MHA 401. Now, what do you mean by a medical record? See, as you all know, like medical records are important documents that basically explains about the details of the patient's history, its clinical findings, their diagnostic test results, the pre and the post operative care, its progress and its medication. Now, as you all know, like because these is a very important legal document, okay, not only from understanding that what is the follow through of the case which is going with the patient, but also it serves as an important record both from the perspective of the medical practitioner as well as his patients. तो जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा है कि जब भी कोई पेशेंट जाता है तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड शीट तैयार होता है। पहले उसका डेमोग्राफिक डेटा उसमें फीड होता है और एक बार डेमोग्राफिक डेटा फीड होने के बाद में उसके क्या क्या वेरियस पर्सपेक्टिव हैं वो उसके अंदर डाला जाता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके का ट्रीटमेंट पेशेंट का दिया गया है और उसका प्रॉपरली फॉलोअप कैसे किया गया है। So as far as your preservation of the hospital records is concerned, basically all the data renders the difficulty in formulating and applying rationale for the allocation of the limited resources, जिसके मायने ये हैं कि किस किस तरीके के रिसोर्सेस का यूज करके उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया है, किस किस ने उसको देखा था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके डायग्नोस्टिक्स क्या थे जिसके बेसिस पे उनका प्लान ऑफ केयर प्रिपेयर किया गया। ठीक है, तो हम बेसिकली मेडिकल रिकॉर्ड्स रखते क्यों हैं, करते क्यों हैं? तो इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर देम इज टू इन ऑर्डर टू मॉनिटर द एक्चुअल पेशेंट्स, ओके, कि हमारे जितने भी पेशेंट हैं, क्योंकि आप मान लीजिए एक हॉस्पिटल के अंदर दिन के 100 150 200 मरीज आ रहे हैं तो उन सब का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का नाम भी कॉमन हो सकता है तो उनकी एज क्या है, प्रोफाइल क्या है, कहाँ से आए हैं, तो ये सारे इनका इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रॉस मैच ना हो और कल को कोई मेडिकल ब्लंडर ना हो जाए। सिमिलरली पेशेंट रिकॉर्ड हम मेडिकल रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लान ऑफ केयर के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो नए नए ये मेडिकल इश्यूज जो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना के टाइम पे जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना है तो उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया, उनको प्लाज्मा थेरेपी दिया गया या उनको रेमडेसिविर जो नई ड्रग है एंटीवायरल ड्रग उसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया गया या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के थ्रू किया गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे नए इनपुट्स मिलते हैं। सिमिलरली जितना भी आपका एजुकेशन है ना, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी नई नई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको आने वाले टाइम में रिसर्च करने में या उसको बेसिकली इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सिमिलरली अगर हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो वी सी एंड यूज़ द मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर द इंश्योरेंस पर्पसेस। आप सबको पता है कि इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी होता है एज वेल एज प्राइवेट इंश्योरेंस भी होता है। तो जितने भी इंश्योरेंस बेसिकली अगर इसको रिम्बर्समेंट किया जाता है या उसको प्री ऑथराइजेशन किया जाता है वो भी उसके रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होता है। सिमिलरली माल प्रैक्टिसेस के केसेस में जहाँ पे किसी हॉस्पिटल को सू किया गया है तो वहाँ पे भी मेडिकल रिकॉर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज वो एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव एविडेंस है ताकि प्रूव हो सके कि गलती हॉस्पिटल की। सिमिलरली हॉस्पिटल अपने बचाव के लिए इसको रखते हैं ताकि ये प्रूव कर सके कि उनकी गलती नहीं है ना। सिमिलरली आपके मेडिकल ऑडिट, आपको पता है कि आजकल NABH जो है नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में। तो मेडिकल ऑडिट के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इसको स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए भी हम यूज किया जाता है। एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस फॉर द क्लिनिकल रिकॉर्ड्स इज कंसर्न, it is basically a legal document which helps in order to establish the cause of death in the case of patient, whether it's poisoning or assault or rape or natural डेथ। तो इसको उसको प्रूव करने में बहुत ये काम आता है। सिमिलरली जब पेशेंट लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है ना, छोड़ के चला जाता है या उसके साथ में कुछ दुर्घटना घट जाती है और इसका ब्लेम हॉस्पिटल पे ना आए, इसके लिए भी आपका क्लिनिकल रिकॉर्ड या ये यूज़ किया जाता है।
सिमिलरली रिसर्च के पर्पस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ऑडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए यूज़ कर जाता है, मेडिको लीगल केसेस के लिए यूज़ किया जाता है, टीचिंग पर्पस एंड एज वेल एज डायग्नोस्टिक पर्पसेस. एज फार एज योर इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल इज कंसर्न, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि इंडिविजुअल या फैमिली के लिए कहाँ पे ये काम आएगा, बिकॉज एज यू ऑल नो इट विल हेल्प टू सर्व द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट्स, इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका हमने प्रोग्रेस क्या किया, किस तरीके से इसको देखा, असिस्ट इन द कंटिन्यूटी ऑफ केयर. इट विल हेल्प टू क्लियर द एविडेंस टू सपोर्ट इफ द लीगल इश्यूज अराइज, जैसे मैंने आपको एमएलसी का केस अभी बताया. और जहाँ पे भी हेल्थ नीड्स आपको असेस करनी है वहाँ पे ये रिसर्च और टीचिंग के लिए भी यूज होगा. As far as the doctors is concerned, it will serve as a guide for the diagnosis, treatment, follow-up and evaluation. कि मरीज, एक डॉक्टर को दिन में बहुत सारे मरीज देखने होते हैं ताकि उनमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, उनमें क्रॉस मैच ना हो जाए, कहीं पे गूफअप ना हो जाए, कोई मेडिकल ब्लंडर ना हो जाए, इसके लिए हम मेडिकल रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली प्रोग्रेस एज वेल एज कंटिन्यूटी ऑफ केयर, है ना, हम इसको सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम सेल्फ इम्प्रोवाइज कर सकें, हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकें. डॉक्टर्स को ये लीगल इश्यूज में बचाता है, एज वेल एज ये टीचिंग और रिसर्च में काम आता है जब डॉक्टर्स को अपने जूनियर्स या सबॉर्डिनेट या स्टूडेंट्स को ये सिखाना होता है कि हम बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस को अंजाम किस तरीके से देते हैं. एज फार एज नर्सेज इज कंसर्न, आपको पता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने मेंशन किया है, नर्सिंग स्टाफ को उसके अकॉर्डिंगली ही उनको आगे उस एडवाइस को फॉलो करना होता है. सिमिलरली इट विल शो द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस में काम आएगा. ये गाइड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत काम आता है. आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरीके से है, क्वांटिटी ऑफ वर्क कैसे है, इन दोनों में तालमेल किस तरीके से है, इट विल हेल्प इन परसुइंग द सेम थिंग. सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है, क्योंकि देखिए कई टाइम बहुत ज़्यादा हमने अभी देखा है कि मेडिकल एरर्स हो जाते हैं, और मेडिकल एरर्स में बेसिकली फिर ब्लेम गेम चलता है कि किसकी गलती थी. तो वहाँ पे इट विल आल्सो सर्व एज अ कम्युनिकेशन टूल, और ये फ्यूचर के प्लान के हिसाब से इंडिकेट आगे क्या करना है उसके हिसाब से भी बहुत काम आता है. सिमिलरली अगर हम अथॉरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से देखें, ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है. एग्जाम्पल के तौर पे यूएस के अंदर अर्ली 2000 में ये देखा गया कि इसके यूज़ करके मेडिकल एरर्स को बेसिकली फोकस में लाया गया कि कौन कौन से हॉस्पिटल से काफ़ी मेडिकल एरर्स होते हैं, और उसके बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस की नींव रखी गई. सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको देगा, सिमिलरली ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी देगा, क्योंकि इसके थ्रू आप कापा, दैट इज करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन को फोकस में ला सकते हैं. कहाँ कहाँ गलती हो रही है, ये आपको रूट कॉज एनालिसिस को डिपेक्ट करने में मदद करेगा, है ना. सिमिलरली आप इसको फ्यूचर रेफरेंस में इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, क्वांटिटी ऑफ केयर, एडिक्वेसी ऑफ केयर, इक्विटी ऑफ केयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सुपरवाइजर के पर्सपेक्टिव से ये अपने सबॉर्डिनेट्स को काम सिखाने में और उसको इवैल्यूएट करने में काम आ सकता है. ये स्टाफ और स्टूडेंट्स को बेसिकली गाइड करता है. ये लीगल एविडेंस का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया एमएलसी के केसेस में. एंड ये एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स किस तरीके से होता है उसको जस्टिफाई करने में भी बहुत काम आ सकता है. As far as the nursing office and the units is concerned, it will work as an administrative record in order to frame the organogram की distribution of work किस तरीके से होगा. मैन पावर प्लानिंग में आपके काम आ सकता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को एम्फेसाइज करने में काम आ सकता है, आपका प्रोसीजर मैनुअल बनाने में काम आ सकता है. पर्सनल रिकॉर्ड्स के केसेस में ये पर्सनल फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स को बनाने में काम आएगा. पेशेंट रिकॉर्ड्स के कंटेक्स्ट में ये एक बेसिकली क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से आपको एक फ्रेमवर्क देने में काफ़ी काम आता है. सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ आप एचआर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो लीव रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर्स, मिनट ऑफ द मीटिंग, बजटिंग वगैरह बनाने में काम आता है. और मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के टर्म्स में ये सर्कुलर और फॉर्मेट्स बनाने के काम आता है. एज फार एज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिकॉर्ड राइटिंग इज कंसर्न, देखिए हर एक हॉस्पिटल का अपना स्टाइल होता है, अपना एक प्रोटोटाइप होता है, बट यूजली कुछ पैरामीटर्स हैं कि इसमें जो हैंड राइटिंग होना चाहिए बड़ा क्लियर होना चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है या ड्रग्स जो लिखी जाती है वो बोल्ड लेटर में होना चाहिए. स्टार्टिंग में जैसे आपका पेशेंट का इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा होना चाहिए, पास मेडिकल हिस्ट्री होना चाहिए, चीफ कंप्लेंट्स होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट फॉर्म बहुत डिटेल में होना चाहिए, जहाँ पे
आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सिमिलरली इसमें आपके कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं, उसके इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन्स है वो मेंशन होना चाहिए, फॉलोड बाय योर डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है और एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या फॉलो अप होना है उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और इसकी फाइलिंग और इसमें जो पेशेंट का जो नंबर दिया जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें अलग अलग पैटर्न्स या सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे रिकॉर्ड्स को आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, न्यूमेरिकली अरेंज करेंगे, जोग्राफिकली या फिर इंडेक्स कार्ड्स के थ्रू अरेंज किया जा सकता है। सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है, तो अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके अलग अलग रजिस्टर्स बनते हैं जो कि आपको रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम आता है। जैसे कि इम्यूनाइजेशन रजिस्टर बच्चों के केस में यूज़ होता है, क्लिनिकल अटेंडेंस रजिस्टर जो कौन आया और किसने क्लिनिकल दिखाया उस तक को मैचिंग के लिए काम आएगा कि आपकी कितने परसेंट ऑफ पेशेंट्स को अपना सर्विसेज दे, कौन आपसे इलाज कराने के लिए आया और कौन आपसे वैसे मिलने के लिए आया। सिमिलरली बर्थ प्लानिंग रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, बर्थ रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, डेथ रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें मिलती हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको, आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, आपको एक फैक्चुअल बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन देने का ये काम करता है। कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देता है, एक्यूरेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये ऑर्गेनाइज होता है एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स योर कॉन्फिडेंशियलिटी। Now, in terms of nurse responsibility for record keeping and reporting, it is important that it is important for the medical records to keep safe in their custody, as well as no individual sheet should be separately prepared. It should not be accessible to the patient and visitors. ऐसा नहीं है कि कोई भी patient इसको आके देख सकता है, visitor भी देख सकता है, because ये confidential information है। सिमिलरली रिकॉर्ड्स को आप किसी लीगल एडवाइज़र को तब तक हैंड ओवर नहीं करते, और ये से आजकल जैसे कंप्यूटराइज मेडिकल रिकॉर्ड्स है तो वो हिपा कंप्लायंट होना चाहिए, और ये आपको तब तक हैंड ओवर नहीं किया जा सकता जब तक आपको रिटन रिकॉर्ड्स या रिटन परमिशन नहीं मिली हो। और सिमिलरली इसमें पेशेंट को जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका बायोडाटा या जो मैंने आपको कहा डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम, एज, स्पेशलाइज्ड एडमिशन नंबर आपने दिया है या यूनिक आपने उसको कोड एलोकेट किया है, उसके बेसिस पे आप उसको डायग्नोस करते हैं। एंड इट इज़ नेवर सेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल विदाउट द रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और इन केस उसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तभी ये चीज़ भेजी जा सकती है। एज फार एज पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज कंसर्न, पेशेंट के नाम से, उसके डेट ऑफ बर्थ से, जो आपने यूनिक आईडी उसको दिया है उससे, उसके कंसेंट से, है ना, डायग्नोस्टिक इमेजेस से इसका पता लगाया जा सकता है। और इसके अंदर बेसिकली आपने जो इंडोर पेशेंट फाइल किया है तो वो आप 10 साल तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, उसके बाद में आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओपीडी रजिस्टर्स के केस में ये ड्यूरेशन जो है ये 5 साल होती है, ठीक है। और अगर जब भी ये लीगल पर्पसेस के लिए होता है तो ये आप 10 साल तक इसको आपको मेंटेन करना होगा, और अनटिल द फाइनल डिसीजन एट द कोर्ट ऑफ द लॉ हैज़ बीन टेकन। एज फार एज द फंक्शंस ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट इज कंसर्न, तो हम फंक्शंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता है रोज़ नए नए मरीज आ रहे हैं तो उनकी डेली रिसिप्ट कट रही है, उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। कौन से पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, कौन से एक्सपायर हो रहे हैं, कौन से आईसीयू से ओपीडी में जा रहे हैं, तो इसका पूरा एक खाका तैयार किया जाता है और एक ब्यौरा तैयार किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स इस तरीके से एक स्पेशलाइज्ड रूम में, मेडिकल रिकॉर्ड्स रूम में रखे जाते हैं, अलग डिपेंडिंग ऑन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द आपके वेरियस सेंटर्स के हिसाब से। सिमिलरली आप उसको कंपाइल करते हैं सेंसस के पर्सपेक्टिव से, आप उसको देखते हैं ताकि आप रिट्रीव कर सकें वो इन्फॉर्मेशन रिसर्च स्टडीज़ के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें ये देखना हो हॉस्पिटल्स के अंदर कि कितने मरीजों को हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट में मिला और कितनों को इंडिविजुअल मिला, तो आप इसका एक बेसिकली ब्यौरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। कितने केसेस में सर्जरी में दिया गया, कितने केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट में दिया गया, किन लोगों को अपनी जेब से देना पड़ा, कितने लोगों को रीइंबर्समेंट मिला, वो सारा जो डेटा है ये आप बेसिकली पेशेंट जिनका पास में इंश्योरेंस है उससे निकाल के आप इसके बारे में इसके रिसर्च कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्लीशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपको ये देखना है या आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में इसका इस्तेमाल करना है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि उस सारे डेटा को
आप एक्सेल के फॉर्म में देख के अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको ग्राफ हिस्टोग्राम के फॉर्म में अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपको बेसिकली अपने सिस्टम्स को इम्प्रोवाइज करने में मदद करेगा। सिमिलरली आपको पता है कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी एज वेल एज द पर्सन सेल्फ। तो इसके अंदर और या फिर इन केसेस जहाँ पे लोगों को विकलांगता का सर्टिफिकेट बनता है, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ पे भी इस तरीके के रिकॉर्ड्स को रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एज वेल एज जहाँ पे भी इंक्वायरी का सवाल हो जाए या एडमिशन ऑफिस का सवाल हो जाए या लीगल रिकॉर्ड्स की बात आ जाए, तो इट हैज़ टू बी यूज ड्यूरिंग दोज प्रोसेसेस। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स की, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें उनको रिपोर्ट्स को या तो हम डेली कंपाइल करेंगे या वीकली कंपाइल करेंगे, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें उसको किस पर्पस के लिए कंपाइल करना है। अगर आप क्वालिटी या ऑडिट सिस्टम के लिए करना है तो आप इसको वीकली बेसिस पे करें, ताकि मंथ टू मंथ आप अपने रिपोर्ट्स को भेज सकें अलग अलग अपने क्वालिटी मैनेजर को। सिमिलरली आप उस सारे मतलब जो रिपोर्ट्स हैं उसका समराइज्ड हिस्ट्री बना के आप बता सकते हैं कि इसका ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है और वो आप इम्प्रोवाइज कर रहा है या कहीं पर डिटोरिएट कर रहा है, या आपके सर्विसेज क्या आप की मांग करते हैं फ्रॉम द नर्सेज। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, आप जितने भी रेलिवेंट आपको रिकॉर्ड जो रखने हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपके लोड कितना आ रहा है, आपका सर्विस लोड कितना आ रहा है, आपको आगे मैन पावर प्लानिंग कैसे करनी है, आपको दूसरी चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करना, तो उसके तरीके से आपको ये इनपुट प्रदान करेगा और ये आप लंबे टाइम के लिए करते हैं। सिमिलरली राइटिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स का पर्पस जो है आपको प्रोग्रेस के बारे में बताएगा, स्टडी एज वेल एज प्लानिंग में भी काम आएगा। आजकल आप सबको पता है कि अलग अलग टाइप के मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और जब हॉस्पिटल्स में तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जो रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होता है, बट आजकल ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल यूज़ हो जाता है इंटरनेट या इंटरनेट के थ्रू, और ये बेसिकली आपका टेलीमेडिसिन और अदर पर्पस के लिए भी काम आ सकता है। As far as the department wise medical reports are concerned, it can be related to your admissions number, it can be related to your hospital beds, कितने डिस्चार्जेस हुए, कितने की डेथ हुई, कितने कितने हिसाब से वर्कलोड है, और हॉस्पिटल केयर या कौन कौन से एरियाज़ को हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आपके क्वालिटी इंडिकेटर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लिनिकल इंडिकेटर्स पर, और क्लिनिकल इंडिकेटर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे। तो ये बेसिकली इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी हिस्टोग्राम और अदर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स के थ्रू आपके मेडिकल रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द पर्पस, हमने जैसे बताया कि काइंड किस तरीके की सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप अपने गोल्स पे रीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप इंटरप्रिटेशन आपके अपने सर्विसेज के बारे में है उसका आगे के लिए फॉलोअप किस तरीके से, ये सारी इंफॉर्मेशन इट इज़ गोइंग टू गिव यू। सो मैंने आपको जैसे बता दिया कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम बैकग्राउंड डेमोग्राफिक डेटा के अलावा हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम चीफ कंप्लेंट्स के बारे में बताते हैं, हम पास मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हम एग्जामिनेशन का बारे में जिक्र करते हैं, हम उसके बाद में अलग अलग जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसके बारे में हम एक प्रोबेबल डायग्नोसिस देते हैं, और मतलब फर्दर हम उसमें ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन करते हैं और अपनी ओपिनियन को मेंशन करते हैं। एज फार एज हम इसको टोटली वी पुट टुगेदर, और इसके हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आजकल अभी जैसे कोरोना का टाइम है, हमने ये देखा है कि आजकल टेलीमेडिसिन का भी बहुत यूज़ है। यूएस के अंदर ही जितने भी टेलीमेडिसिन यूज़ होता है या जो भी सॉफ्टवेयर बेसिकली इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, तो वो बेसिकली हिपा कंप्लाइंट होते हैं, और उस तरीके का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। So this is in nutshell, we spoke about the medical records. I hope you understood this class very well. In case you have any question, do feel free to write on the comment box, or you write to us through mail, and we will help you to the maximum. Thank you so much.